वेलकम टू हिंदुस्तानी टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ चैप्टर लेके चलते हैं। इसमें आपको आज हम डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन। क्या है ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन? को हम जैव विकास के नाम से जानते हैं। देखिए जैव विकास है क्या चीज, तो आज इसी पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जैव विकास। जैव विकास प्राचीन से लेकर के अब तक जीवधारियों के शरीर में जो क्रमिक या क्रम से धीरे धीरे जो परिवर्तन होता है, धीरे धीरे जो बदलाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। जैव विकास के प्रामाणिकता या प्रमाणित करने के लिए संदर्भ में मुख्य रूप से दो वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। उन वैज्ञानिकों का नाम आपको बता दे रहे हैं। नंबर 1 है लैमार्क, दूसरे हैं डार्विन। लैमार्क ने अपना तर्क जैव विकास के बारे में दिया था और डार्विन ने भी अपना तर्क दिया था। डार्विन ने सन 1744 ईस्वी में, कब? 1744 ईस्वी में। और लैमार्क ने अपना जो सिद्धांत दिया था वो कुछ विवादास्पद है, इसके बारे में स्पष्ट अभी प्रमाण नहीं मिल पाया है। तो सबसे पहले चलते हैं हम किस पर? लैमार्क। तो चार्ल्स लैमार्क ने अपना जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत जो है मुख्य रूप से जैव विकास से संबंधित था। इनका कहना था कि जैव विकास के संबंध में सबसे पहले 1744 ईस्वी में यह बताया गया था कि जो भी जीव होते हैं उसमें अपने धीरे धीरे क्रमिक रूप से परिवर्तन करते हैं, जिसे हम जैव विकास के नाम से जानते हैं। यह जो क्रम होता है इसी को हम लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं। लैमार्कवाद सिद्धांत, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसे लैमार्कवाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लैमार्कवाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। लैमार्कवाद सिद्धांत में इन्होंने यह बताया कि वातावरण का प्रभाव और अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग। देखिए कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि जो हमारे वातावरण के द्वारा प्रभावित होती हैं, और कुछ चीजें दूसरे पहलू में मैंने बताया कि अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग का सिद्धांत। अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग का सिद्धांत में इन्होंने यह बताया कि जिस अंग का प्रयोग हम अधिक करते हैं वह अंग हमारा क्रियाशील अधिक होता है, और जिस अंग का उपयोग हम कम करते हैं वह अंग हमारा क्रियाशील कम हो जाता है। इस सिद्धांत को इन्होंने स्पष्ट रखा और इन्होंने बताया, एक एग्जाम्पल लेकर, उदाहरण स्वरूप जिराफ को देखा कि जिराफ की कई प्रजातियां हुआ करती थी। कुछ छोटी गर्दन की होती थी, कुछ उससे बड़ी गर्दन की हुआ करती थी। लेकिन उसमें जब अकाल पड़ गया, अकाल पड़ने के कारण होते हैं ये जिराफ की जो प्रजातियां थी जो
ऊंचे ऊंचे पौधों की पत्तियां खाने में असक्षम थी, तो उनकी धीरे धीरे जाति जो है समाप्त हो गई, और उसमें से जो जिराफ ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधों की पत्तियों को खाने का प्रयास किया, अर्थात अपने इस गर्दन का उपयोग किया, अर्थात गर्दन को सीधे करके पत्तियों की पौधों की पत्तियों को खाना शुरू किया। अब लगातार कई वर्षों तक ऐसा होता रहा, तो धीरे धीरे जो है इनके गर्दन का विकास हो गया, और गर्दन विकास हो जाने के कारण की गर्दन आगे चलकर बहुत लंबी हो गई। इसी को इन्होंने सिद्धांत दिया अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग, अर्थात जिराफ ने लगातार प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद जो है धीरे धीरे बढ़ते गए, और एक समय ऐसा है कि इनकी गर्दन क्या है काफी लंबी हो गई। तो इस प्रकार से इन्हीं के सिद्धांत को मानने वाले कई वैज्ञानिकों ने कुछ तथ्य दिया। सन 1910 कब 1910 में एक शुमार नामक वैज्ञानिक थे। कौन? 1910 में शुमार नामक वैज्ञानिक ने बताया या दावा किया कि गर्म वातावरण में पाले गए चूहे ठंडे वातावरण में पाले गए चूहों की अपेक्षा जो होते हैं उनकी पूंछ लंबी होती है, कर्णपल्लव बड़े होते हैं, और ये संतान में उपार्जित लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसी के बाद 1924 कब 1924 में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है कैमरर। क्या नाम है? कैमरर। तो 1924 में कैमरर नामक वैज्ञानिक ने कहा कि छिपकली के शरीर में विभिन्न ताप, नमी एवं प्रकाश के कारण बदलते हुए लक्षण उनकी संतान में प्रदर्शित होते हैं, और उन्होंने यह बताया कि सांप के शरीर घास फूस में तेजी से दौड़ लेते हैं, जबकि यदि चिकनी सतह पर उनको दौड़ाया जाए या भगाया जाए तो चलने में जो होते हैं असमर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है जिसमें जीव के पारस्परिक वातावरण अनुकूलन एवं उनके जीवन के लिए संघर्ष माना जाता है। अब ये तो रहा हमारा लैमार्क वाद। अब आगे हम चलते हैं डार्विनवाद। किसको देखेंगे? डार्विनवाद। डार्विनवाद जो दूसरा पार्ट है जैव विकास के संबंध में, वो है क्या? डार्विनवाद। क्या है? डार्विनवाद। तो चार्ल्स डार्विन ने अपने गहन अध्ययन एवं गहन प्रयास के द्वारा जो है कुछ निष्कर्ष निकाले। इन निष्कर्षों के निकालने के पश्चात जो इन्होंने तथ्य दिया, उन तथ्यों को हम डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। इनका जो फर्स्ट तथ्य था वो कहा गया था जीवों में अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता। नंबर 1 जो पॉइंट दिया था उन्होंने दिया था जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता। चार्ल्स डार्विन ने बताया कि प्रत्येक जीव में जो होती हैं अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। और अगला जो बिंदु दिया, देखिए एक जीव जो होता है वह अपने से अधिक कई जीवों को जन्म देता है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दे दिया कि जीवों में संतान उत्पन्न करने की अधिक से अधिक क्षमता होती है। अब दूसरा बिंदु इन्होंने दिया जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष में इन्होंने बताया, जो दूसरा तथ्य दिया वो क्या दिया? जीवन संघर्ष। प्रत्येक प्राणी का जो होता है जीवन संघर्ष होता है। यदि व्यक्ति को जीना है, विकास करना है, तो वातावरण के
अनुकूल प्रतिकूल आने वाली परिस्थितियों से जो होता है हमको वर्षा, धूप, ठंड, ताप इत्यादि से जो होता है हमको संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष करने के साथ साथ जो होते हैं हम अपने शरीर को क्या करते हैं, आगे को विकसित करते हैं। तीनों ने जो सिद्धांत दूसरा दिया उसे बताया कि जीवन संघर्ष। इस प्रकार से प्रत्येक प्राणी का जो जीवन होता है वो संघर्षमय होता है। अगला पाठ होता है आनुवंशिकता। क्या है? आनुवंशिकता, जिसे हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता मीन्स जेनेटिक। देखिए, वातावरण में जितने भी जीवधारी होते हैं सबके कुछ न कुछ आनुवंशिक लक्षण होते हैं। उन्हीं आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर जो होते हैं वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन इस प्रकार से लगातार जो होते हैं उनके आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे लगातार जो होते हैं आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। और कुछ न कुछ उनके अंदर जो है आनुवंशिक लक्षण होते हैं। जैसे हमारे मनुष्य के शरीर में 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आँख होते हैं, शरीर पर बाल पाए जाते हैं। और ये तमाम सारे जो लक्षण होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं या भिन्नता के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट जो दिया था वातावरण के प्रति अनुकूलन। तीसरा पॉइंट जो दिया था चार्ल्स डार्विन ने बताया था वातावरण के प्रति अनुकूलन। क्या है? वातावरण के प्रति अनुकूलन। देखिए, जितने भी जीव होते हैं वातावरण में विकास करने के लिए, रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जो होते हैं वातावरण के अनुसार अपने शरीर के ताप को, शरीर के उस वातावरण के रहने लायक जो होते हैं वातावरण को व्यवस्थित करते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? वातावरण के प्रति अनुकूल। जैसे कि अभी वर्षा का सीजन है, वर्षा ऋतु के बाद होते हैं शरद ऋतु आती है, तो शरद ऋतु से बचने के लिए जो होते हैं अपने शरीर को मोटे कपड़ों का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से अन्य जो जीव होते हैं वो वातावरण से बचने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेढक को ले लिया जाता है। मेढक अभी देखिए कि ये अगस्त सितंबर का महीना चल रहा है, इसमें मेढक आसानी से होता है जल में स्थल पर घूमता टहलता पाया जाता है। लेकिन जैसे ही नवंबर दिसंबर का समय आ जाता है तो मेढक जो होता है मिट्टी के कीचड़ या मिट्टी के अंदर जो होता है घुस जाता है। इसी प्रकार से छिपकली देखते हैं कि अभी इस समय खूब हमको दिखाई देती हैं इन महीनों में। लेकिन जैसे ही वातावरण का टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाने के कारण जो होते हैं छिपकलियाँ भी धीरे धीरे एक निश्चित स्थान पर जो होती स्थिर हो जाती हैं। इसी प्रकार से सर्प को देखा जाए तो सर्प भी जो होता है इस समय में जो वातावरण है अर्थात अगस्त सितंबर अक्टूबर का महीना, इस समय जो होते आसानी से जो होते हैं ये धरातल पर घूमते फिरते दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आ जाती है तो ये सर्प भी जो होते हैं अपने इस वातावरण के अनुकूल न होने के कारण जो होते हैं ये एक निश्चित स्थान पर जो होते हैं छिप जाते हैं। तो इस प्रकार से वातावरण एवं उसके प्रति अनुकूलन को भी हमको एडाप्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट दिया गया था वो है नई जात की उत्पत्ति। नई जात की उत्पत्ति। तो नई जात के उत्पत्ति के बारे में देखा जाता है कि जैसे जैसे जैव विकास की क्रम बढ़ता जाता है, नए नए परिवर्तन दिखाई देते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि एक नई प्रजाति का निर्माण हो जाता है। जैसे हम आज से लाखों हजारों करोड़ों वर्ष पहले जो है जंगलों में रहा करते थे, पूरा शरीर बालों से ढका हुआ करता था, 4 पैर से चला करते हैं। लेकिन आज हम 2 पैरों से चला करते हैं, शरीर को वस्त्र से ढकते हैं, एक दूसरे से वॉकिंग टॉकिंग करते हैं। तो ये तमाम सारे जो परिवर्तन हुए ये
एक नई जाति की उत्पन्न मानी जाती है। इस प्रकार से जो जिराफ की उत्पत्ति के बारे में बताया गया, या जिराफ का एग्जाम्पल देके बताया गया था। जिराफ जो होता है उसमें छोटी गर्दन वाले थे। उसमें से जो जिराफ ने धीरे धीरे संघर्ष किया और संघर्ष करने के पश्चात जो है उनकी गर्दन लगातार उसका उपयोग करते गए। इस कारण से उनकी गर्दन धीरे धीरे क्या हो गई, लंबी हो गई। तो इससे जो होता है उस छोटी गर्दन के स्थान पर जो है नई गर्दन या नए लंबे गर्दन वाले जिराफ की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से नई जाति की क्या होती है, उत्पत्ति भी मानी जाती है। अब आगे चलते हैं जैव विकास के प्रमाण। नेक्स्ट है जैव विकास के प्रमाण, सर्टिफिकेट ऑफ इवैल्यूएशन। तो जैव विकास के प्रमाण में जो है सन 1937, कब 1937 में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था, तो आइए देखते हैं जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास के प्रमाण में जो हमारे शरीर में या अन्य जीवधारियों के शरीर में जैव विकास के द्वारा कालांतर से लेकर के अब तक धीरे धीरे जो परिवर्तन हुआ और परिवर्तन अब भी होते आ रहा है, इन्हीं को जैव वैज्ञानिकों ने, जीव वैज्ञानिकों ने विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन से अपना भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग जो मत दिए, उसी को हम जैव विकास का प्रमाण मानते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। नव डार्विनवाद क्या है? नव डार्विनवाद। देखिए, नव डार्विनवाद डार्विन का है एक कुछ परिवर्तित सिद्धांत, जिसमें कुछ फेरबदल किया गया था। इसी को हम नव डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। एक रूसी वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डच नेक्सी। इन्होंने 1937 में कुछ अपना सिद्धांत दिया। उन्होंने अपने पुस्तक में, जिनकी पुस्तक का नाम है आनुवंशिकी तथा जातियों की उत्पत्ति, जेनेटिक्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, मिस आनुवंशिक तथा जातियों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक प्रतिपादित की और उसमें बताया कि जो विशेष प्रकार के जीन्स में परिवर्तन होते हैं, उससे नई नई जातियों का विकास होता है। और यह परिवर्तन जो होता है अति सूक्ष्म और धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसे हम वातावरण के प्राकृतिक वर्ण की बात को भी स्पष्ट कह सकते हैं या जान सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनेक क्रमों में इनकी की गई परिवर्तनशील यथास्थितियों तथा उनके प्रकट रहस्यमय लक्षणों को एकत्रित करके जो है नव डार्विनवाद को दर्शाया गया। फिर बाद में 1942 में, कब 1942 में एक साइंटिस्ट आए जो नव डार्विनवाद को जूलियस हेक्सल के नाम से दिया। जूलियस हेक्सल जो है 1942 में नव डार्विनवाद को परिवर्तित किया, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के लक्षणों को दर्शाया। नंबर 1, भिन्नताएं या वेरिएशन। लैंगिक जनन के समय जीवों की भिन्नता के 2 कारण होते हैं, जो आनुवंशिक पदार्थ तथा उनके गुणसूत्र में अर्धसूत्री विभाजन के कारण जो परिवर्तन आते हैं, उससे भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं या उनसे वेरिएशन आ जाती है। नेक्स्ट, दूसरा लक्षण जो है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन।
प्रत्येक जीव में निरंतर एक धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया होती है जिसे हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के नाम जानते हैं। तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल सिलेक्शन। ऐसी भिन्नताएं जो उत्परिवर्तन के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे हम म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी जानते हैं और यह प्रकृति के लिए जो होती हैं लाभप्रद मानी जाती हैं। अगला है आइसोलेशन मीन्स पृथक्करण। भौगोलिक वातावरण के बदलने के कारण या वातावरण बदलने के कारण जो होता है प्रजनन क्षमता के फलस्वरूप आनुवंशिक पदार्थ का मिश्रण नहीं हो पाता है। आनुवंशिक पदार्थ के मिश्रण न होने के कारण जो होता है अनुकूलन की उपस्थिति नहीं हो पाती है, जिससे नई जातियों का निर्माण संभव हो जाता है। इस प्रकार से आज हम आपको यहीं पे नव डार्विनवाद तक डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट डे आपको कुछ और बिंदु बचे रहेंगे, उसको बताएंगे। थैंक्स।